प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा फोकस विकास पर हो और हर फैसला नेक्स्ट जनरेशन से जुड़ा हुआ हो। 14 अक्टूबर 2011 को अहमदाबाद के चांदखेड़ा में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में मोदी ने कहा है कि हमने गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से काफी हद तक विकास किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट को एक अलग कैंपस चाहिए, अच्छा कैंपस चाहिए। और जिस प्रकार से क्वालिटी के कारण एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बने, उसी प्रकार से मेरी इच्छा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी कैंपस वर्ल्ड क्लास बने। तो आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा शुरू कर रहे हैं उसका आरंभ मैं आईआईटी के कैंपस से कर रहा हूं। गांधीनगर के पास 450 एकड़ भूमि फाइनल निर्णय मैंने कर लिया है। और आपको मालूम है यहां भूमि के दाम कितने हैं? अरबों खरबों रुपए हो रहे हैं इन दिनों। लेकिन सरकार ने तय किया है आपको चलेगा ना, सिर्फ 1 रुपये में किराए से दे देंगे। 99 ईयर के लीज पर। और इसलिए सिर्फ जमीन से जो पैसे बचेंगे उससे ही आप दुनिया का बेहतरीन कैंपस बना सकते हैं। अभी आप पर हैं और मैं तो चाहूं कि आपकी सभी आईआईटीज के लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से बढ़िया डिजाइन भेजें, यहाँ कंपटीशन हो और फिर एक वर्ल्ड क्लास कैंपस क्यों न बने, आप ही के पार्टिसिपेशन से बने तो एक बहुत बड़ा काम गुजरात की धरती पर सुधीर जी के नेतृत्व में हम संपन्न कर पाएंगे, मुझे भरोसा है। दोस्तों, आप लोगों ने कोरिया के डेवलपमेंट के संबंध में शायद पढ़ा होगा। साउथ कोरिया, उसकी पॉपुलेशन, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया करीब करीब गुजरात जैसा ही है। काफी बातों में गुजरात से मिलता जुलता वहां का प्रोग्रेस है। अब एक जमाना था जब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हिस्सा था, गरीब देशों के पैकी एक था। बहुत कम समय में कोरिया समृद्ध देशों के स्थान पर पहुंच गया। और जो लोग कोरिया का अध्ययन करते हैं वे जो बताते हैं, और उस पर किताबें भी लिखी गई है, तो कोई 30-35 साल पहले वहां के जो राजकर्ता थे उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया और जिसने कोरिया के जीवन को बदल दिया। लेकिन जब उन्होंने वो फैसला किया तो उन पर बहुत दबाव आए, आलोचनाएं हुई, विद इन कंट्री भी उनको बहुत बड़ा रिवोल्ट सहना पड़ा। और उनका निर्णय यह था कि कोरिया के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सेंटर में एक बहुत बड़ा 6 वे हाईवे बनाना। अब सब तूफान खड़ा हो गया, लोग गरीब हैं, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, और एक ऐसा नेता है बस बोले रोड बनाऊंगा। लेकिन वो डटे रहे और कहते हैं
कि उस एक रोड ने पूरे कोरिया के जीवन को बदल दिया, वहां की सोच को बदल दिया और 20 साल के भीतर भीतर कोरिया ओलंपिक गेम का होस्ट बन पाया, दुनिया के समृद्ध देशों में अपनी जगह बना ली। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर विजन के साथ किस जगह पर क्या करने से बदलाव आता है, इसकी अगर सोच होती है तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, उसका उदाहरण है। कैनेडी का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि संपत्ति नहीं है जो रोड बनाती है, ये रोड है जो संपत्ति बनाते हैं। और इसलिए कभी कभी विकास के पैमाने में, अच्छा कभी झगड़ा क्या होता है, पहले मुर्गी के पहले अंडा, यही झगड़ा होता रहता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि लोगों को पहुंचने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर करें। गरीब देश जो हैं उनके यहां ये सबसे ज्यादा इसका प्रेशर होता है कि पहले आम आदमी की सुविधाओं को देखें कि व्यवस्थाओं को विकसित करें, और इस तनाव में से डिसीजन लेना होता है। और जो इस डिसीजन का लेने का सामर्थ्य रखते हैं वो स्थितियों को बदल देते हैं, जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं वो स्थितियों को फॉलो करते रहते हैं और स्थितियां, परिस्थितियां, मुसीबतें उनके आगे 2 कदम आगे खड़ी हो जाती है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति एक जागरूकता से काम लेना पड़ता है। कोई एक जमाना था हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता था, रोड्स अच्छे, रेलवे ठीक, कुछ एम्यूनिटीज की जरूरत रहती है, ड्रेनेज है, टिकना है, फलाना वो ठीक ठाक, कहीं थोड़ा और समृद्धि है तो जरा एयरपोर्ट हो जाए, इसी के अगल बगल में हम सोचते थे। आज से 10-15 साल पहले वो सोच ठीक होगी। आज वक्त बदल चुका है और इसलिए हमें नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को पकड़ना पड़ता है, सोचना उसके आधार पर पड़ता है। अगर मानव संस्कृति के विकास की ओर नजर करें तो एक बात साफ आती है कि मानव संस्कृति का विकास युगों तक जहां नदी बहती थी वहीं पर मानव संस्कृति का विकास होता था। उसी के इर्द गिर्द सारी जीवन व्यवस्थाएं विकसित होती थी और उसका जीवन का मुख्य बिंदु रहता था पानी। अगर पानी है तो बाकी दुनिया खड़ी की जा सकती है। ये मूलभूत सोच से सारी मानव संस्कृति का विकास जल से निकट रहा है। ये सदियों और दुनिया के सभी देशों की एक कॉमन पैटर्न रही है। बाद में वक्त बदला। वक्त बदलने के बाद आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर न सिर्फ हिंदुस्तान, विकास वहां हुए जहां से हाईवेज गुजरते थे। मंदिर भी पहले लोग हिल पे बनाते थे, वक्त बदल गया, अब मंदिर भी हाईवे पर बनाते हैं क्योंकि भक्त भी क्लाइंट बन गया है। तो सोच कैसे बदलती है आप देख सकते हैं कि हाईवेज के ऊपर जीवन अब बसने लगा है। कहीं पर भी देखिए, यहां रिंग रोड बनने वाला है, पता चलते ही रिंग रोड के अगल बगल में रिंग रोड पूरा होने से पहले डेवलपमेंट हो जाता है। तो दूसरा फेज वो आया कि जहां से रास्ते गुजरते हैं वहां जन जमावड़ा शुरू हो जाता है। अब वक्त बदला है दोस्तों। आने वाले युग में मैं देख रहा हूं निकट भविष्य में कि मानव विकास वहां होगा जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता है। ये वक्त बदलने वाला है। पूरी मानव संस्कृति का विकास इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ने वाला है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पेस के साथ उसका कनेक्टिविटी है। ये दुनिया बदलने वाली है और इसलिए हम जब नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट की सोचते हैं तो हमें उस मूड से सोचना पड़ेगा। मित्रों, गुजरात एक राज्य ऐसा है कि जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी व्यवस्थाओं को एक नया मोड़ दिया है और ये 10 साल के भीतर भीतर दिया है। कभी कभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जोड़ करके देखें तो कैसे देखा जाए।
मित्रों, आप में से कई लोग गुजरात के ही हैं, काफी मात्रा में मित्र बाहर से आए होंगे। बाहर सब ने सुना होगा कि गुजरात बहुत समृद्ध है, गुजरात बहुत विकसित है, ये सब सुना होगा। लेकिन 2001 में जब मैं इस जिम्मेवारी पर आया, आज से 10 साल पहले, तब मेरे राज्य में देयर वर ओनली 4% हाउसेस, 4% घर ऐसे थे जहां पर ड्रिंकिंग वाटर का टैप कनेक्टिविटी घर में थी। ओनली 4%। बाकी 96% लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता था उनके। अब इसका मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने का परिणाम ये हुआ है विद इन 10 ईयर्स, यानी गुजरात के 40 साल के इतिहास में 4%, एंड इन दिस 10 ईयर 76% फैमिली ऐसे हैं जिनको घर में पानी टैप से मिलता है, टैप वाटर से मिलता है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इस लेवल से अगर बात शुरू करता हूं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने के लिए वो कैसे परिवर्तन करता है। 2001 में जब मैं आया तो लोग मुझे कहते थे कि मोदी जी आप आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये काम कर पाओगे क्या? तब तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी, मेरा अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ बाकी था। मीडिया वालों ने मुझे 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री बना दिया था, हेडलाइन छप गई थी, ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो फिर लोग भी मिलने जुलने आना शुरू हो गए। वो मेरे से एक मांग कर रहे थे, मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। हमें शाम को भोजन के समय बिजली नहीं मिलती है। 10वीं की एग्जाम हो, बच्चों को पढ़ना है, बिजली मिले, ऐसा करो। मां बीमार है, पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चले, ऐसा करो। वो दिन थे 2001 में। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है, हमने तय किया अगर शहर को बिजली मिलती है, गांव को क्यों ना मिला। और उसका परिणाम यह हुआ कि विद इन 3 ईयर्स 1000 डे का एक प्रोग्राम बनाया, और उस 1000 डे के अंदर पूरे गुजरात में हर गांव में 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड बिजली आज अवेलेबल है। ये हिंदुस्तान में लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि अपने देश में, लेकिन होता है। आज गुजरात का कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर 24 घंटे बिजली प्राप्त न होती है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसा चेंज आया। मैंने आईएम के माध्यम से सर्वे किया, सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे। उस सर्वे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई कि बिजली आने के कारण गांव से शहर की तरफ जाने की संख्या थी, उसमें 33% कमी हो गई। लोग गांव में रहना पसंद करने लगे। तो हमने कहा चलिए नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने तय किया कि हम गुजरात के गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। आज मैं किसी भी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता हूं। आज गांव के लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वहां के जीवन में बदलाव ला रहा है, और उस बदलाव की दिशा में हम प्रयत्नरत हैं और उसका फायदा मिल रहा है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी